किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुन रहे सभी किसान भैया और बहन, आप सभी को आपकी वैधारा की राम राम। स्वागत करते हैं भैया बहनों हम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसानवाणी में। हम कार्यक्रम किसानवाणी में आपको प्रत्येक दिन खेतीबाड़ी, पशुपालन और कृषि व्यवसाय से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हम आपसे कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन किसान भाइयों आपको बताते चलें कि बहुत ही दुखदपूर्ण घटना ओडिशा के बालासोर में हुई है। 2 जून की शाम को भीषण ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। ये रेल हादसा एक बहुत बड़ा हादसा है। पूरा देश आज दुख में है। हम पीड़ित परिवारों के लिए शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरकार अपने प्रयासों से मृतक परिवारों की मदद कर रही है। हो सके तो हम भी किसी न किसी रूप में मृतक परिवारों की मदद कर सकते हैं। और भैया अब बात करते हैं कार्यक्रम किसानवाणी में। हम आपसे प्रत्येक दिन कार्यक्रम की शुरुआत में एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब आप लोग हमें फेसबुक कमेंट में लिख करके भेजते हो और हम उस सवाल का जवाब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले आपको बताते थे। तो आज का सवाल है, धान की खेती के लिए नर्सरी कब लगाएं? इस सवाल का जवाब आप हमें फेसबुक कमेंट पर भी लिखकर दे सकते हैं। और अब बात करें भैया बहनों पालेज की खेती के बारे में, तो वो किसान भाई जो खादर की तलहटी में बसते हैं, पालेज की खेती करते हैं, या जो गंगा नदी के किनारे बसने वाले किसान भाई हैं, वो गंगा के तलहटी में छोटी जमीन पर पालेज की खेती करते हैं। इसके साथ ही साथ जो रेतीली भूमि होती है उसमें किसान भाई तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई यानी कि कद्दू वर्गीय फसलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है।
न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। और भैया बहनों, देखो आज दिन है शनिवार को और आपको तो पता है कि हम पहुंचते हैं आपके गांव में आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आज किसान वाणी गांव में किसान भाइयों के साथ होगी। हमने ग्राम अगरास विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरली के गांव में पहुंचकर बहुत से किसान भाइयों से और बहनों से बातचीत की है। तो आइए आपको सुनवा देते हैं बातचीत के संपादित अंश। किसान भाइयों, आज आकाशवाणी आपके बीच कार्यक्रम में गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए हम आकाशवाणी बरली से निकलकर पहुंचे हैं विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी जिला बरली के गांव अगरास में। और यहां अगरास में पहुंचकर हमने उर्मिला देवी जी की चौपाल पर लोगों से बातचीत की और यहां से फिर पहुंचे हैं लोगों के खेतों पर, बागों पर। यहां बहुत से किसान एकत्र हैं। बातचीत के दौरान सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है यहाँ के रोजगार सेवक से। जान लेते हैं आपसे, आपका नाम? जी, मेरा नाम करमवीर गंगवार जी। तो मैं इसी गांव में ग्राम रोजगार सेवक पद पर तैनात हूँ। जी, तो करमवीर जी, ये जो गांव आपका अगरास है, ये किस ब्लॉक का गांव है? जी, फतेहगंज पश्चिमी। जी, और आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूं। आपसे आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ तक पढ़े लिखे? सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन MA करा हुआ हूँ। तो और अब इस समय आप रोजगार सेवक का कार्य कर रहे हैं? जी, मैं इस समय रोजगार सेवक पद पर तैनात हूँ। ये रोजगार सेवक का काम आपने प्राप्त किया है, किस प्रकार से आपको रोजगार सेवक का दायित्व मिला? सर, इसमें जो है मेरिट के आधार पर मेरा चयन हुआ है। इंटर से हाई स्कूल इंटर लगाकर जो मेरिट तैयार हुई थी उसमें मेरा चयन हुआ था। जी, तो रोजगार सेवक का विशेषकर क्या कार्य होता है? सर, रोजगार सेवक का विशेष कार्य ये है कि गांव को देखना, गांव की सुंदरता को और बढ़ाना। जैसे किसी व्यक्ति ने अपना चक्रोट दबा रखा है, उसका चक्रोट निकलवाना। हाँ। बागवानी, किसी खेत जरूरत है गरीब जरूरतमंद को, तो उसकी बागवानी लगवाना। तालाब का जीर्णोद्धार करवाना। जी। नदी नाले वगैरह तैयार करवाना। जी, तो इस समय ग्राम पंचायत अगरास में जी कौन कौन से काम हो रहे हैं?
इस समय ग्राम पंचायत में एक तालाब है, बाजार तालाब, इस पे कार्य चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही एक चक्रोट डलवा के फ्री हुए हैं सर जी। और पंचायत घर में जन सुविधा केंद्र और उचित दर की दुकान भी तैयार हो रही है जी। मनरेगा से। तो ये सब काम करने के लिए आपको धन की जो आवश्यकता होती है जी, किस प्रकार से प्राप्त होता है? वो सर हमें सरकार प्राप्त करवाती है। सीधे जो हम मजदूर वगैरह लेबर वगैरह लगाते हैं डायरेक्ट उन्हीं के खातों में वो धनराशि उनको जाती है। जी। तो आपके गांव में कितने ऐसे मजदूर हैं जिनका आपने मनरेगा कार्ड बनाया हुआ है? मनरेगा जॉब कार्ड करीब मेरे गांव में 510 जॉब कार्ड हैं, जिनमें से कार्य करने वाले 381 के करीब में हैं। अच्छा जी। तो ये 381 लोग हैं, जी। समय समय पर काम करने आते हैं, जी। एक साथ काम करते हैं कि जैसे मान लिया जैसे कुछ अपने टुकड़ियों में बनाकर करते हैं। जैसे किसी ने 100 लोग आ गए, अभी उन्होंने रोजगार ले लिया, फिर आगे और लोग आ गए, ऐसे करके धीरे धीरे रोजगार उन लोगों को सभी को प्राप्त होता रहता है। जी जी जी। गांव के लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमको पूरे दिनों 100 दिन का जो रोजगार गारंटी वाली बात अगर कही जाती है कि हमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा, उतने दिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है। उनको काम सर इसलिए नहीं मिल पाता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं शुरू में जिन लोगों ने एप्लीकेशन अपने दे दिए, तो हमारा दायित्व रहता है पहले उन लोगों को कार्य दिया जाए जी, उसके बाद दूसरे लोगों को दिया जाए, ऐसे करके फिर उसी लोग उनमें क्या रहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस 100 दिन का रोजगार इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम उनको लगातार लगाना चाहते हैं, कभी वो छुट्टी मार लेते हैं, कभी उनका खुद का मन नहीं करता है करने के लिए, उन्हें और भी काम रहते हैं अपने, इसलिए 100 दिन का नहीं कर पाते हैं। जी जी। और एक जॉब कार्ड में अगर 2 लोग हस्बैंड वाइफ जुड़े हुए हैं तो वो 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वो किस प्रकार से? जब वो दोनों लोग कार्य करेंगे तो उनकी दोनों की डबल हाजिरी लगेगी। हाँ। एक हाजिरी यानी 2 हाजिरी हो गई जी। जब वो 50 दिन कर लेंगे उनके 100 दिन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये आपने बताई है कि 100 दिन का रोजगार इस तरीके से कर सकते हैं अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अगर पति पत्नी करते हैं काम तो। जी। एक मजदूर को इस समय कितने पैसे दे रहे हैं? इस समय 230 रुपए की दिहाड़ी चल रही है। ये पैसे उनको किस प्रकार से दिए जाते हैं? उनको उनके खाते में ही एमएमएस से हाजिरी लगती है, एमएमएस से उससे हाजिरी लगाने के बाद में जब उनका 6 दिन का एमआर होता है, वो जब कंप्लीट हो जाता है 7वें दिन उसको फीड करा के एफटीओ वगैरह बनवा कर जमा कर दिया जाता है ब्लॉक पे। उसके बाद में 15 दिन का टाइम होता है। फिलहाल में इस समय जो पेमेंट 1 हफ्ते में पेमेंट खाते में पहुंच रही है। जी जी जी। कुल मिलाकर के आपके द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है जी, वो अच्छी तरह से कराया जा रहा है। गांव में जो सड़कें हैं, जो तालाब हैं, उनका सौंदर्यीकरण वगैरह भी अच्छी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन इस सब मेहनत के पीछे आपके लिए क्या प्राप्ति होती है? मुझे सर मनरेगा से 10,000 रुपए मानदेय प्रति माह के उस पर रखा गया है, तो मुझे वो प्राप्ति होती है। जी जी जी। इस काम से मैं काम अपना अच्छा करूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी 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 जी। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जो रोजगार सेवक के माध्यम से गांव के लोगों को प्राप्त हो सकते हैं? प्रधानमंत्री आवास है, इसमें मनरेगा से मजदूरी है 90 दिन की जी, जो जिसका आवास बनेगा उसको प्राप्त होगी। और इसके अलावा जो बागवानी वगैरह कर सकते हैं, बागवानी व्यक्तिगत बागवानी कोई लगवाना चाहता है, व्यक्तिगत वृक्ष लेना चाहता है किसी भी प्रकार के, जी जी जी, तो ये लाभ पब्लिक को मिल जाता है। अगर गांव में कोई तालाब है और उसका सौंदर्यीकरण गांव के प्रधान के द्वारा अगर नहीं कराया जा रहा है और गांव के लोग चाहते हैं जी, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए सर मैं करवा सकता हूँ। इसमें जरूरी नहीं है कि प्रधान जी ही उसको मना करें कि नहीं इसको काम नहीं करवाना है। रोजगार सेवक है, सचिव है, ब्लॉक पे बैठे बीडीओ साहब हैं हमारे, इनसे बात करके हम उसको करवा सकते हैं। जी। अभी कुछ देर पहले जी हमारी बात यहाँ के एक कृषक से हुई। उन्होंने बताया कि उनके पास एक तालाब है, लेकिन वो असुविधाओं के कारण उस तालाब का ना तो सौंदर्यीकरण करा पा रहे हैं और ना ही वो उस तालाब का लाभ मछली पालन के लिए करा पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं वो? आज आपकी और हमारी बात के माध्यम से हो सकता है उनकी समस्या का भी समाधान हो जाए। वो आना चाहें, जैसे उसकी खतौनी, एक उसकी खतौनी जरूरत पड़ेगी, मुझे बताएं वो अपनी समस्या आके कि मुझे तालाब का सौंदर्यीकरण करवाना है, तो मैं उसको अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करके कार्रवाई में लिख के उसको आगे बढ़ा के उसको करवा सकता हूँ। तो आपके द्वारा अच्छी तरीके से सहयोग जो भी हो सकता है मैं करवा सकता हूँ। आज आपसे आकाशवाणी आपके बीच कार्यक्रम के दौरान ये बातें हुई और लोगों ने इन सब बातों को जाना। हम समझते हैं कि इन सब बातों का लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? बालकराम। बालकराम जी, आज हम आपके साथ आपके इस गांव में हैं। क्या नाम है आपके गांव का? अगरास। आप अगरास के ही रहने वाले हो जी। और ये मकान जो है वो आपका ही है ना? अच्छा,
तो आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? उम्र तो ऐसी हुई 54-55 साल की उम्र है। हाँ। अच्छा, वैसे काम क्या करते हो? यही नरेगा को अपनी मजबूरी है ऐसी। जी। तो नरेगा में खूब काम मिल रहा है? काम जो है तो मिलता हुआ है। अच्छा। तो ये जो मकान है, ये हमने सुना है कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिला है। हाँ जी। तो ये कितने जगह में बना हुआ मकान है, कुछ पता है? जी अब ऐसी होगा करीब 100 गज समझ लो। अच्छा, क्या क्या बना हुआ है इसमें? इसमें कमरा है, पीछे अगले बरामदा है। जी। और इसमें लैट्रिन या बाथरूम की कोई सुविधा भी मिली है? हाँ मिली। अच्छा, तो इसको बनवाने के लिए पैसे आपको किस माध्यम से मिले? वो बैंक खाते में आए। अच्छा, कितने पैसे आए थे? 3 बार में आए। कितने पैसे? अब 1,20,000 मिलो। अच्छा। और उससे ही मकान बनवाया है? हाँ। इस मकान से पहले आपके पास अपने रहने की क्या व्यवस्था थी? रहने को कुछ नहीं, ये ऐसी यही झोपड़ियाँ आई और वैसे पन्नी डाल देते। अच्छा। हाँ। तो जाड़ा हुआ, बरसात हुई या गर्मी हुई तो उसमें बड़ा समस्याएं होती थी? वो तो होती है जी। अब चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको ये मकान मिल गया है तो और मकान बन भी गया है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? तो अब तो बाहर भाई परेशानी दूर हो गई, कुछ अच्छा लग रहा है। जी। और रहने में भी अच्छा लग रहा है? क्यों? कोई भी मिलने के लिए आया या रिश्तेदार आया तो उसके लिए बैठाने के लिए अच्छी जगह हुई है। अब जाई में समझ लो वाली बच्चे सब जाई में रहते। जी। तो इस मकान को बनवाने के लिए ईंट वगैरह तो सब सरकारी खाते से आई है? हाँ जी। से आई। और लिंटर वगैरह सब हिसाब से सही पड़ा है? हाँ। काम सही हुआ है? काम सही हो। जी। इस काम से आप संतुष्ट भी हैं? हाँ। जी। तो ठीक है बालराम जी, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिल गया है और अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? जी प्रेमपाल सिंह। जी, प्रेमपाल सिंह जी, आप इसी गांव में रहने वाले हैं? जी सर। क्या नाम है इस गांव का? जी अग्रास। जी। और आपकी उम्र क्या हो चुकी है? सर मेरी उम्र 33 से 34 के बीच है। जी। पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर बात की जाए तो क्या किया है? मैंने BA करा है। और खेतीबाड़ी पशुपालन वगैरह कुछ कर रहे हैं? जी, पशुपालन तो नहीं हो रहा सर, खेतीबाड़ी हो रही है। जी। तो इस समय खेतों में आपकी जो फसलें खड़ी हुई हैं या खेत खाली हैं, क्या काम हो रहा है? अभी सर मेरा खेत तो खाली पड़ा हुआ है। जी। और धान की पौध डालने का प्रोग्राम चल रहा है। तो इससे पहले जो गेहूं की फसल थी वो कैसी रही? सर सही रही कुल मिला के। कितना उत्पादन किस तरीके से मिल पाया? जी सर करीब 2 से 2.5 कुंटल के बीच निकला। जी। लेकिन इस बार कुछ असर, जो बेमौसम बरसात हुई, आंधी भी आई, उसका बहुत प्राकृतिक का है तो वही, इसके लिए नहीं बदल सकते हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छा है कि आपने इन सब बातों को सहते हुए गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लिया। क्या फसल बीमा आपने कराया था? जी नहीं सर, नहीं कराया। कराया होता तो इसका लाभ मिलता? जी सर, अगर कराया होता तो मिलता जरूर। जी। तो आगे आने वाले समय में भी ये जो दैवीय आपदाएं हैं ये तो आती रहती हैं और इनसे किसानों को बहुत नुकसान होता है। क्या कहना है आपका कि फसल बीमा कराना चाहिए या नहीं? जी सर, कराना चाहिए। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। आपके लिए किसी योजना का लाभ मिल पाया है? जी सर, मुझे मिल रहा है। क्या? किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मुझे मिल रहा है। अच्छा। ये किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको किस प्रकार से मिला है? जी सर, जब इसके प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा करी थी, हाँ। तभी मैंने अब सारे अपने कागज सबमिट करे थे। अच्छा। और ऑनलाइन कराया। हाँ। और सीधे खाते में आने लगे। जी। किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हुई? जी नहीं। जी। तो अब तक आपको कितनी किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं? सर मेरे लिए 13 किस्तें आ चुकी हैं मेरी। अच्छा। तो ये 13 किस्तों का मतलब है आपको अब तक 26,000 रूपये की प्राप्ति हो चुकी है? जी सर। अच्छा, इस योजना का लाभ जो आपको मिल रहा है, कैसा लगा कि इससे किसानों को और लाभ मिलना चाहिए या नहीं? सर लाभ तो मिलना चाहिए। जी। तो इन पैसों का आपने इस्तेमाल किस तरीके से किया है? सर इस पैसे का इस्तेमाल हमने खेती के लिए किया है। हाँ। कुल मिलाकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो योजना है वो कैसी योजना है? ये सर अच्छी योजना है। हाँ। सब किसान भाइयों की मदद के लिए है योजना। जी। और ये चलनी भी चाहिए आगे के लिए। जी। आपसे बातचीत हुई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं और अच्छी खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में एक और किसान भाई भी हमारे साथ हैं, जानेंगे आपसे। आपका क्या नाम है? महेशपाल। जी, महेशपाल जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने। आपसे जानेंगे क्या नाम है इस गांव का? अग्रास। जी। तो आप पढ़े लिखे कितना है? पढ़े लिखे नहीं है जी। तो क्या काम कर रहे हैं? हम ये खेती किसानी काम करते हैं। जी। तो खेती किसानी में इस समय जो काम धंधा चल रहा है, हाँ। वो कौन कौन से काम चल रहे हैं? अभी सभी काम चल रहे हैं। गन्ना की खुदाई भी चल रही है। हाँ। सदावर की खुदाई नराई भी चल रही है। अच्छा। हाँ। और ये
जो मिर्चे वगैरह है इनकी फसल भी नराई भी चल रही है, कुछ उजड़ चुकी है। हाँ। अब जो आगे आने वाला समय है ये धान की फसल लेने का समय है। तो धान की फसल लेने के लिए कौन से बातों का ध्यान रखते हैं? धान की फसल में यही बात का ध्यान रखते हैं कि जब समय होता है तो पौध के लिए खेत तैयार करते हैं। फिर पौध खेती तैयार करने के बाद में उसकी खुदाई लगाते हैं जो उसमें खरपतवार नहीं रहे। हाँ। फिर उसके बाद में कहते हैं बढ़िया करके उसको पलेबा करके उसका जमीन बुझाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर कंधार करवाते हैं, फिर पौध डालते हैं उसमें। जी, इतने सब काम करने के बाद फिर आपको अच्छा उत्पादन धान की खेत से मिल सकता है। हाँ, मिल जी, सकता है। आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं ग्राम अग्रास, विकासखंड फतेहगंज, जिला बरेली के गांव में। आपका शुभ नाम? सुनीता। आपके पति का क्या नाम है? जगदीश। आप इसी गांव में रहती हैं? जी। कुछ पढ़ी लिखी हैं? हाँ, 5वीं क्लास। अच्छा, क्या क्या काम करती हैं? कुछ नहीं, घर का खाना बनाना करते हैं। और ये जो मकान जिसमें आप रह रही हैं, ये कितने दिन हो गए बने हुए? 1 साल होने जा रही है, इन्हीं दिन में बन गया था। जी, तो ये मकान कैसे करके बना? सरकार से आया। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको ये मकान मिला है। हाँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ा था? खाते में पैसे आया था हमारे। अच्छा अच्छा, कितने पैसे आए थे? 1,20,000। 1,20,000 रुपए आपके खाते में आया और फिर आपने ये मकान बनवाया है। तो ये मकान बनने के लिए एक बार में पैसे आ गए थे या टुकड़ों टुकड़ों में आए थे? नहीं, तो 3 बार में आए। तो कितने कमरे बने हुए हैं आपके इस मकान में? 2। और क्या क्या बना? 2 कमरे बनाए हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो मकान आपका है, इस मकान से पहले आपके रहने की क्या व्यवस्था थी? कुछ नहीं, मिट्टी का घर था। मिट्टी का घर था। रहने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी? हाँ, बहुत। क्या समस्या होती थी पहले? पानी चिचियाता था, पानी मिट्टी का घर था तो चिचियाता इधर उधर से समय। अच्छा, पानी टपकता था। हाँ। और अब जब से आपके सिर पर पक्की छत हो गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, इस योजना के सहारे, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। परेशानी दूर हो गई हमारी। हाँ। तो वैसे आपको कोई गैस का कनेक्शन योजना के आधार पर मिला है? नहीं। जी हाँ, मिला है। तो ये बताओ, इन योजनाओं का लाभ जो आपको मिला है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। आपका नाम? विजयपाल। विजयपाल जी, आज हम आपके साथ आपके इस गांव में है। क्या नाम है इस गांव का? अग्रास। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। तो आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? उम्र करीब 55 साल। तो क्या काम धाम कर रहे हैं? काश्तकारी था। जी। तो इस समय खेतों में कौन कौन सी फसल खड़ी हुई? समय खेतों में गन्ना है। अच्छा। सतावर है। अच्छा। और डंगरों का चारा है, चरी है। जी जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि सतावर की खेती करते हैं। ये सतावर की खेती के बारे में बताइएगा, ये क्या है? ये सब बाहर की पहाड़ों की जड़ी बूटी है ये सब। अच्छा। आ गई यहाँ पर तो उसको बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या काम करना पड़ता है सतावर के लिए? सतावर के लिए तो साहब इसमें नराई है, गुड़ाई है, खाद है, पानी है। हाँ। यही काम है, स्प्रे वगैरह है, यही सब होती है इसमें। कितने दिन की फसल है ये 1.5 साल की फसल है जी। तो इसको पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए कैसे करते? बीज तो इसकी पौध स्टेम मतलब जम के तैयार हो गई। हाँ जी जी। और फिर अब लगाएंगे कब? अब ये लगेगा भादों में लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसमें कोई नुकसान होता है? नुकसान इसमें कुछ नहीं है साहब, इसमें मिर्च रखते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब इस फसल के साथ दूसरी फसल भी ले सकते हैं? जी हाँ। तो निराई खुदाई जब इसकी करेंगे तो मिर्च की भी होगी साहब, और उससे भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। उससे भी। तो एक साथ 2 फसलें हो जाती है। तो वैसे सतावर की फसल अगर आप करते हैं तो कितने खेत से कितनी सतावर पैदा हो जाती है? 15 क्विंटल तक की हो जाती है। अच्छी फसल जी। और दूसरी फसल करेंगे तो उससे भी मिल जाएगा? उससे भी, वो तो साहब हमारे खर्चे में आ जाती है। हाँ। जैसे मिर्च की फसल करेंगे जी, तो मिर्च की फसल कौन सी वाली लगाते हैं? मिर्च कई एक नाम है, एक तो पतली, कई पतले नामों में आती है। हाँ। और एक अचारू आती है। अच्छा। एक शिमला मिर्च आती है। तो ये सब करते हैं जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक फसल के साथ और फसल भी कर रहे हैं और अच्छी तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं। यही इसमें लाभ है साहब, और कोई लाभ नहीं है। जी। गन्ना भी कर रहे हैं? गन्ना भी हो रहा है। और अब आगे आने वाले समय में धान की फसल भी करेंगे? धान की तैयार है साहब जी। कुल मिलाकर के खेती बाड़ी करके अच्छा काम कर रहे हैं। साथ साथ पशुपालन वगैरह भी करते हैं? पशुपालन है जी। कितने पशु हैं? हमारे पास तो 3 है साहब। जी। क्या क्या पशु हैं इस समय? इसमें 2 भैंस हैं, 1 गाय है। तो इस समय दूध दे रही? हाँ, गाय दूध दे रही है। एक छोटी पड़िया है। हाँ। एक बड़ी बीच की है, वो गब्बे में। जी। तो आज हम आपके साथ आकाशवाणी आपके बीच कार्यक्रम के तहत आपसे बात कर रहे हैं। आपके गांव के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका गांव अग्रास जी। अब से अगर 55 साल की उम्र आपकी हो गई, 5 साल का समय निकाल दिए, 50 साल बहुत अच्छी तरीके से देखा है, कैसा था गाँव? पहले से तो साहब बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। देखिए, आपका गांव एक राजनीति
के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ माननीय मंत्री जी भी रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, स्वर्गीय श्री भानु प्रताप जी। उस समय का गांव और अब का गांव क्या अंतर आ रहा नजर? अंतर क्या साहब, उनके सामने कुछ बात और थी जी। अच्छा, विकास हुआ है कुछ? विकास तो साहब गांव के अंदर रोड पड़े हैं, सब विकास ही वैसे सही हुआ है। विकास अच्छा, जैसे हुआ है वैसे नाली खड़ंजे हो रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था सब अच्छी है, बढ़िया है। अच्छा। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहिए, क्योंकि आप खेतीबाड़ी का काम करते हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ किसान भाइयों के लिए पहुंचाया गया है। आपको किसी योजना का लाभ मिला है? हमें तो योजना का लाभ साहब यही है, 2000 आ जाते हैं जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको मिला है, जो 2000 रूपये एक किस्त में आते हैं। किस्त द्वारा आते हैं जी। तो एक साल में 3 किस्तें आ रही हैं। एक साल में 3 हो गई जी। अब तक आपको कितनी किस्तों का लाभ मिला है? जब से ये योजना शुरू हुई है तब से साहब 1 साल बाद हमें मिला जी। लगभग 8-10 किस्तें मिल चुकी हैं। 8-10 किस्तें मिल चुकी जी। तो कैसी योजना है ये? योजना बढ़िया आएगा। अच्छा, क्या क्या काम करना पड़ा था? हमने तो साहब तहसील में जाके कागज लगाए थे। हाँ। उसमें जोत भी लगाए थे और कागज लगाए थे, जमा करे थे। जमा करने के बाद में 15-20 दिन के बाद में पैसे आए थे। अच्छा अच्छा। और फिर ये लगातार आपको पैसे मिल रहे हैं? हाँ, लगातार मिल। बहुत अच्छा है कि आप अच्छी तरह से खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं और आपको प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिल रहा है। बातचीत के दौरान बहुत अच्छी बातें बताई, गांव के विकास के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया बहनों, आज हम पहुंचे ग्राम अगरास, विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली के गांव। यहाँ कार्यक्रम आकाशवाणी आपके बीच हमने लोगों से बातचीत की और अब इस सफर को यहीं गांव अगरास में संपन्न करते हुए चलते हैं आकाशवाणी बरेली की ओर। आप सभी को हमारी राम राम। राम राम जी, राम राम। भैया बहनों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम किसान वाणी, गांव में किसान के साथ। आज हमने ग्राम अगरास, फतेहगंज पश्चिमी, जिला बरेली के गांव में पहुंचकर वहां के किसान भाइयों और बहनों से बातचीत की। अच्छी खेतीबाड़ी करते हैं और कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी किसान भाई उठा रहे हैं। गांव में पानी पीने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पक्के रास्ते, पक्की नालियां, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हमें देखने को मिली है। आप लोगों ने इस बातचीत को सुना है। कार्यक्रम कैसा लगा है हमें पत्रों के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और अगर आप लोग हमें कार्यक्रम किसान वाणी, गांव में किसान के साथ, इसके लिए बुलाना चाहते हैं तो फिर पत्र में अपना एक पता लिख भेजिए और साथ ही साथ अपना एक मोबाइल नंबर भी लिख भेजिए, जिससे कि हम आपसे संपर्क करके आपके गांव में पहुंच सकें। और अब अधिक न बात करते हुए उस सवाल की बारी है जो हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था। हमने आपसे सवाल पूछा था, धान की खेती के लिए नर्सरी कब लगाएं? तो बहुत से किसान भाइयों ने और कार्यक्रम सुनने वालों ने हमें इस सवाल का जवाब लिख करके भेजा है। शंकरपुर उसावा से सोमेंद्र यादव ने बताया है कि नर्सरी 15 जून से पहले लगा लें। उत्तम सिंह जघेल ने भी यही कहा है कि 15 मई से 15 जून के बीच धान की नर्सरी अवश्य डाल दें। जी हां भैया बहनों, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम धान की नर्सरी 15 जून से पहले लगा लेते हैं तो अच्छी नर्सरी तैयार हो जाएगी और हमें इस नर्सरी की रोपाई करने के बाद हमें धान की अच्छी फसल भी मिलेगी। और अब बात करें मौसम की, तो आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कल के तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। मौसम साफ रहेगा और हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूर्व पश्चिम दिशा में बहने की संभावना व्यक्त की गई है। वातावरण में नमी 29% रहेगी। और आज के कार्यक्रम से यही नसीहत मिलती है कि हमें जैविक खेती करनी चाहिए। कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ स्वयं लें और अपने किसान साथियों को भी दिलवाएं। आज के कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा बस यहीं बंद करते हैं। नई जानकारियों को लेकर आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपने वयधारा को दीजिए अनुमति। भैया बहनों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।